हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी एक पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो पहले बात करते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। ही वाज बोर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1892 इन यूके। लॉर्ड टेनिसन एक इंग्लिश पोइट थे, ब्रिटिश पोइट थे और क्वीन विक्टोरिया के रेन में पोइट लॉरिएट भी थे। हम हिंदी में पोइट लॉरिएट का मतलब दरबारी कवि से समझ सकते हैं। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े ज़रूर थे, लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं थी। तो ये बहुत ही एक फेमस पोइट थे। इनकी लिखी बहुत सारी पोएम्स हैं जो फेमस हैं, आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। विक्टोरियन पीरियड के पोइट थे। इनको हम विक्टोरियन एरा के जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स थे, अलॉन्ग विद रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन विक्टोरियन एरा के बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट हैं। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एज को हम एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं। इनकी लिखी कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स हैं: इन मेमोरियम, यूलिसेस, टिथनस, लेडी ऑफ शैलट, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, द लोटस ईटर, बहुत सारी ऐसी और पोएम्स हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि लिखी गई थी 1835 में और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। सो ये कविता एक बहुत छोटी सी, एक ब्रीफ लेकिन बहुत एक डीप, सेंटिमेंटल, इमोशनल एलिजी है। एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की मौत पे या शोक में या लॉस पे लिखी जाती है। तो बेसिकली एक डेथ पोएम होती है। तो टेनिसन ने ये पोएम अपने बहुत ही ख़ास दोस्त ऑथर हेलम की मौत के बाद लिखी थी। इसमें जो नेचर है, नेचर के थ्रू अपना जो पर्सनल लॉस और सॉरो है, दुख है, वो उसने व्यक्त किया है। तो मैं इसकी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। तो स्टेंजा 1 में जो पहला सेंटेंस ही है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक 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 मतलब कि टूटना। तो ब्रेक जो वर्ड है वो रिपीट होता है बार बार, रिफ्रेन के तौर पे भी, अदरवाइज भी रिपीट होता है। तो ब्रेक से यहाँ पे जो मतलब है, क्योंकि टेनिसन यहाँ पे एक समुद्र के किनारे पे खड़ा है, तो समुद्र की जो लहरें हैं वो टकरा के चट्टानों से वापस आ रही हैं। तो लगातार जो टकरा रही हैं, ये पोइट के अंदर जो बहुत दुख है उसका सिंबल है। एक इम्पैरेटिव रूप है जो पोइट की डिसअपॉइंटमेंट, हेल्पलेसनेस, असहायता को दिखाता है। ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, तो सी को एड्रेस किया गया है कि तुम्हारे जो कोल्ड ग्रे स्टोन में, कोल्ड ग्रे स्टोन्स मतलब जो ग्रे कलर के पत्थर वहाँ पे समुद्र के किनारे पे हैं। तो कोल्ड ग्रे स्टोन, समुद्र को यहाँ पे एक बहुत ही अनइमोशनल विटनेस के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो पोइट के दुख को देखता तो है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। ये एक उदासी का और सोग का सिंबल है। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, यानी कि काश मेरी ज़ुबान ये कह पाती कि जो अपना गहरा दुख है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, मजबूर है कि वो बता नहीं पा रहा वर्ड्स में, तो वो कह रहा है कि वो थ्रू सी नज़र आ रहा है। समुद्र के जो लहरें ज़ोर ज़ोर से पत्थरों से टकरा रही हैं, तो वो उसको लग रहा है कि उसके दुख के प्रति कितनी अनजान है, लेकिन वो उसमें अपना दुख देख पा रहा है। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो विचार जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। यहाँ पे पोइट ये मान रहा है कि उसके मन में बहुत कुछ है, लेकिन वो शब्दों में उसे कह नहीं पा रहा। स्टेंजा 2 है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। अब वो देख रहा है, सीन में हमारे सामने एक मछुआरे का बेटा है, वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, हंसते चिल्ला रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे
एक तरह से पोइट कह रहा है कि सी अपना काम कर रहा है, वक्त अपना काम कर रहा है, जो फिशरमैन के बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मतलब पोइट अंदर से इतना दुख है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ऑपोजिट है। अपने दुख को वो जो बच्चे हैं उनकी खुशी से कंट्रास्टिंग वे में प्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिटली प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो मछुआरे का बेटा है वो लाइफ और एनर्जी का सिंबल है, जबकि यहाँ पे जो हमारा पोइट है वो गहरे दुख में डूबा हुआ है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, कि जो सेलर है, जो नाविक है, वो कितना अच्छा है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। बे कहते हैं खाड़ी को जिसमें नदियाँ जाके गिरती हैं। तो वो बे की तरफ जा रहा है, अपनी नाव में खड़ा है और गाना गा रहा है। यानी कि हर एक जना अपना काम कर रहा है। जिस तरह से वो बच्चे खेल रहे थे, ये जो सेलर है वो नाव में नाव चला रहा है और गाना गा रहा है। यहाँ फिर से ज़िंदगी का जो आनंद है और जो पोइट का पर्सनल सॉरो है, पर्सनल दुख है, उसके बीच में एक कंट्रास्ट प्रेजेंट किया गया है। तो जो यहाँ पे बे है, खाड़ी है, वो एक सेफ प्लेस है, सुरक्षित जो एक जगह है उसका सिंबल है। लेकिन कवि जो यहाँ पे है वो एक इमोशनल टर्मोइल में से गुजर रहा है, यानी कि उसके ज़िंदगी में एक डिस्प्लेसमेंट, एक जिसको हम बोलते हैं तूफान मचा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो शब्दों में ये कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि सारी दुनिया इस चीज़ के अगेंस्ट जाके कंट्रास्टिव वे में प्रेजेंट करके सारी दुनिया बहुत खुश है, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ। तो उसकी जो भावनात्मक जो अस्थिरता है, इमोशनल टर्मोइल में से जो वो गुजर रहा है, उसको वो यहाँ पे कुछ जज नहीं कर रहा, वो यहाँ पे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, कि जिसमें उसको लग रहा है कि सिवाय उसके सब खुश हैं। सी अपना काम कर रहा है, जो बच्चे हैं वो अपना खेल रहे हैं, और जो सेलर है वो अपनी नाव चला रहा है, गाना गा रहा है, बेब की तरफ जा रहा है। बे उसको एक सेफ़ प्लेस यहाँ पे लग रही है, लेकिन पोइट इस टाइम सेफ़ महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त को, एक बहुत ही ख़ास दोस्त को अभी अभी खो दिया है और अब वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that break, break, break. अब स्टेटली शिप्स गो ऑन, यानी कि बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, जहाज़ हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, टू देयर हेवन अंडर द हिल, यानी कि पहाड़ियों के नीचे जो उनका अपना एक डेस्टिनेशन है, जहाँ पे शिप्स को खड़ा किया जाता है, या जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन है, ठिकाना है। तो यहाँ पे जो जहाज़ हैं वो ज़िंदगी के कंटिन्यूअस फ्लो, जो जीवन चलता रहता है, उसका सिंबल है। वो अपने डेस्टिनेशन, जो अपनी मंजिल है, उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। हेवन का फिर से मतलब है कि एक जो सेफ प्लेस है, वो जो सेफ प्लेस है वो हमारे लिए मृत्यु भी हो सकती है, जो हम लास्ट में आराम करते हैं, जो परमानेंट डेस्टिनेशन है वो उसकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोइट है वो अपने जो फ्रेंड के सेफ हेवन की ओर भी इशारा कर सकता है। लेकिन फिर उसको वही दुख है कि जो वैनिश्ड हैंड, जो उसका एक सेफ प्लेस था जो खो चुका है, अब वो उसके पास नहीं है। वो कह रहा है कि काश मैं उस जो खो चुके स्पर्श को, हाथ को, उस आवाज़ को, द साउंड ऑफ अ वॉइस, उस आवाज़ को मैं फिर से सुन सकता जो अब खामोश हो गई है। उसके पास उसका दोस्त नहीं है। ये पोएम की सबसे ज़्यादा जो इमोशनल, भावुक लाइंस हैं कि बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस, कि वो जब मैं सब कुछ खो चुका हूँ, कि यहाँ पे वो अपने बहुत ही किसी ख़ास, जो उसका बहुत ज़्यादा जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी, उसको वो खो चुका है। वो खोया हुआ हाथ और जो आवाज़ खामोश हो चुकी है, जो बीत चुका है वक्त, और जो
बंदा मर चुका है और उसके जगह पे एक खालीपन आ गया है, ये सारी उस जो सिचुएशन है उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर से वो फुल सर्कल में आ जाती है पोएम। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ज़िंदगी का एक साइक्लिकल प्रोसेस है कि जहाँ से हम चलते हैं वहीं पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़ा होके भी आदमी बच्चों जैसे करने लगता है। तो जो पोएम है वो भी एंड तक आते आते बिल्कुल जो साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट लाइन भी उसकी यही थी, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ये जो समुद्र की लहरें हैं वो कंटिन्यूअसली लगातार जो चल रही हैं, वो रुकती नहीं हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन है। वो बताता है कि दुख कितना इनएविटेबल है, कि जिस तरह से सब कुछ चलता रहता है उस तरह से दुख भी हमारी ज़िंदगी में आता रहता है। वो फिर से सागर को एड्रेस करता हुआ कहता है, एट द फुट्स ऑफ दाई क्रैग्स, कि तुम्हारे किनारों के पास, पहाड़ों के पास तुम्हारे जो किनारे हैं उसके पास। और ये जो क्रैग्स हैं, जो पहाड़, जो पत्थर बड़े बड़े साथ में पड़े होते हैं, तो ये फर्मनेस को, डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं कि वो ऐसे ही रहते हैं। सब कुछ बदल जाता है लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। उनकी दृढ़ता का ये प्रतीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौत। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड, लेकिन वो जो ग्रेस, वो जो एक टेंडर का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत कोमल। ग्रेस का मतलब हो गया कि जैसे कृपा। टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, जो दिन बीत गए, जो प्यार, जो कोमलता उन दिनों में थी, जो ख़त्म हो गया है, वो अभी कभी भी वापस नहीं आएगी मेरे पास। टेंडर ग्रेस वो उन खुशी के लम्हों के बारे में बात कर रहा है जो अब सिर्फ उसकी यादों में रह गए हैं। विल नेवर कम बैक टू मी, वो मेरे तक कभी वापस नहीं आएगी। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है पोएम का, वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है कि जो पोएम है वो पर्सनल लॉस के बारे में बात करती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में से पोइट गुजर रहा है, दुख में से गुजर रहा है, लेकिन फ्लो ऑफ टाइम, जो टाइम है उसकी रवानगी ऐसे ही बरकरार रहती है। जो पर्सनल लॉस है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो गवाया है, लेकिन जो वक्त है, जो समय है, वो बिल्कुल डिटैच्ड है। उसको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने स्पीड से चलता रहता है, बढ़ता रहता है। वो यही बताना चाहता है, चाहे समुद्र की लहरें बार बार किनारों से टकराती हैं, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। फिर पोइट जो है वो सारी लाइफ में जो जो भी होता है, एक्टिविटीज़ जैसे लहरें, बच्चे, जहाज़ है, सेलर है, उनको अपने जो उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है, जैसे दुख है या उसका फ्रेंड जो उसे छोड़ के चला गया है, उसके ऑपोजिट रखता है, कंट्रास्ट में रखता है। दिखाता है कि संसार तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन पर्सनल जो लॉस है वो हमें एक जगह पे रोक देता है। हम वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारी दुनिया तो चल रही है। तो ये पोएम का जो मेन बेसिक आइडिया है। बाकी स्टाइल के बारे में बात करें तो ये 4 क्वार्टेन में बटी हुई है, जिसमें ए बी राइम स्कीम है। ब्रेक 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 जो है वो बार बार रिपीट होता है। वो यही जो रेपिटिशन है वो समुद्र की लहरों की जो लगातार बार बार उनका चलते रहना, और वो लहरों में उसकी निष्ठुरता, जो लहरें बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को दिखा रही हैं कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है, मेरे पास कोई कंधा नहीं है हाथ रखने को, मेरे पास वो जो मैंने इतने खूबसूरत पल जिसके साथ बिताए थे वो इंसान नहीं है, वो दिल नहीं है, वो प्यार नहीं है, लेकिन लहरें उसी कठोरता के साथ फिर से जो है वो लहरें जो है वो चल रही हैं, बढ़ रही हैं, लहरें चल रही हैं। तो बहुत ही इमोशनल पोएम है जो कि शोक, यादों और ज़िंदगी की जो निरंतरता है उसके बीच की एक गहरी खाई को बताती हैं।
इसमें समुद्र को जो हमारे इमोशंस हैं उसका रिफ्लेक्शन बताया गया है कि किस तरह से समुद्र के थ्रू उसने अपना मन हमें दिखा दिया है कंट्रास्टिव वे में। और जो पोइट का जो दिल का दर्द है वो इस पोएम के हर एक वर्ड में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की पोएम। आप हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। दोस्तों आप हमें लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।